Hello and welcome Ridvi to NIF Global उदयपुर's very own podcast सोच से मंजिल तक। इस पॉडकास्ट के अंदर हम उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करते हैं और उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं और अपनी फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? आई एम फीलिंग ग्रेट। अभी तक का मेरा पहला पॉडकास्ट है तो थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है और मतलब वो एक मैं बता नहीं सकती कि मुझे मैं क्या फील कर रही हूँ। बस आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मुझे क्या फील हो रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है इसको हम बिल्कुल फ्रैंक रखेंगे, है ना। ये पॉडकास्ट हमने स्पेशली डिज़ाइन करा है हमारी यंग ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो खुद कनेक्ट करे, प्लेटफॉर्म पे आए और आने वाली जनरेशन को उन्हीं के तरीके से नई चीज़ें समझाए। तो जब आपने NIF ग्लोबल ज्वाइन करने का डिसीजन लिया तो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? आप इंटीरियर डिज़ाइन में पहले से ही इंटरेस्टेड थी या हाउ डिड यू एक्सप्लोर दिस फील्ड? I have always had an interest in observing space and aesthetic और I love कि एक प्लेन ब्लैंक रूम कैसे एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और बहुत सारे TV शोज़ भी देखती थी मैं, मतलब जब छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ वैसे तो इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, बट हाँ अभी इस एज से जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, लाइक 11-12 क्लास में थी, तब भी मैं देखती थी कि 2 शोज़ देखती थी मैं। एक तो टाइनी हाउस नेशन देखती थी, उसमें ऐसा होता था कि एक बहुत मतलब एक छोटे से हाउस में आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग यही होता है। एक स्मॉल बजट बिग मेकओवर करके शो आता था, तो उसमें ऐसा होता था कि एक क्लाइंट अपना बजट बता देता था, उसमें फिर वो जो एक बहुत मैसी सा रूम जो होता है, लाइक बॉम्बे में जो इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस होती है उसमें जो चीज़ें एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते, तो वो देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे भी लगता था कि नाइस, बहुत क्रिएटिव फील्ड है। और मेन ऐसा है कि मैं बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में और मतलब ऐसी हॉबीज़ रही है मेरी कि पेंटिंग्स करना और ये सब। और मेन ऐसा है कि मेरे नाना भी आर्टिस्ट है, वो कैलीग्राफी भी करते हैं और मेरी मासी मिनिएचर आर्टिस्ट है। तो उनको देखकर भी ऐसा था कि हाँ कुछ तो क्रिएटिव है, तो उनको देख देख के क्रिएटिव चीज़ें करती थी। वो मुझे सिखाते थे कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो बचपन से ही वो एक क्रिएटिविटी तो थी, वो कीड़ा तो था मुझ में कि हाँ कि आपको ऐसी एक फील्ड में जाना है जो ऐसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है मुझे। राइट, बहुत बढ़िया। तो जब आप NIF ग्लोबल में आई तो क्या ट्रांजिशन लगा? मतलब आपने जब बचपन से ये सब चीज़ें देखी हुई थी, आपने इसको एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से एब्जॉर्ब करा था इन्फॉर्मेशन को, और आपको एक दिमाग में आइडिया था कि हाँ इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड हो सकती है जो मैं दिमाग में पहले से बचपन से सोचती आ रही हूँ। पर जब आप एक्चुअली इंस्टीट्यूट पे आई, सो व्हाट वाज द डिफरेंस? कैसा आपको फील हुआ? मतलब आपको क्या लगा जब कॉलेज, आप पहले दिन आपने कॉलेज अटेंड करा, सो व्हाट वाज योर थॉट कि क्या डिफरेंस लगा आपको बचपन की उस याद से एक्चुअल प्रोफेशन में? वो पूरा का पूरा डिफरेंट था। मुझे लगा था कि ठीक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँगी, बट जो मैंने सोचा था और जो मैं देख के आई थी वो पूरा का पूरा ही डिफरेंट था। ऐसा नहीं कि पूरा डिफरेंट, हाँ ठीक है क्रिएटिविटी थी, बट वो मेन फोकस वही था ना कि क्रिएटिव तो होना ही चाहिए आपको इस फील्ड में। क्रिएटिव नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट जब ऐसे कॉलेज में एंटर हुई थी तब मुझे लगा कि हाँ कॉलेज है, फिर मेरे फ्रेंड्स बने थे, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे तो उसमें पार्ट लिया हमने, फिर उसमें प्राइजेज़ मिले। तो वो एक हैप्पीनेस होती है, वो एक बहुत मेमोरी वाली चीज़ है। तो मृदवी, मुझे ये जान के बहुत मज़ा आया कि आपके नए दोस्त बने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम कॉलेज में पहले दिन जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमारे को नए लोगों से मिलना, नया इंटरेक्ट करना और उन टीचर्स के बारे में जानना जो हमारे साथ पूरे साल हमें पढ़ाने वाले हैं, और उनके फिर मज़े लेना बैक बेंच पे बैठ के। तो इसमें से कुछ करा है क्या आपने? सब किया है। मतलब हम बहुत, प्राची मैम के लिए हम चारों फ्रेंड्स थे। हम ऐसा था कि
हम चारों ही साथ में रहते थे, अभी भी रहते हैं चारों ही हम साथ में। और अभी भी प्राची मैम के हम फेवरेट्स तो है। प्राची मैम सबके सामने बोलती है कि तुम मेरे फेवरेट हो। बहुत बेहतरीन बात है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आपको NIF ग्लोबल उदयपुर में एडमिशन लेना है, एंड व्हाट मेड यू चूज़ NIF ग्लोबल? वो क्या डिफरेंट था जो आपको इस इंस्टीट्यूट में दिखाई दिया एंड यू एक्चुअली थॉट ऑफ टेकिंग एडमिशन? फर्स्ट मैंने बहुत रिसर्च किया था, मतलब गूगल पे, तो फर्स्ट नाम सेकंड नाम यही आ रहा था NIF ग्लोबल उदयपुर। तो मैंने उसके अंदर रिसर्च, मतलब उसके जो साइट है वेबसाइट पे उसको देखा, उसको ब्रोशर देखा, फिर उसमें देखा कि हाँ कि इसमें इंटरनेशनल भी कनेक्शंस है। दुबई लैक्मे फैशन वीक होता है, दुबई फैशन वीक होता है, तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा कि नाइस कि इंटरनेशनल भी कनेक्शंस है इस कॉलेज के। और मेरी एक रिलेटिव है जो NIF ग्लोबल स्टूडेंट है, तो उनसे भी मैंने बात करी थी कि कैसा है कॉलेज। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, एडमिशन ले ले, क्योंकि फैकल्टीज़ भी बहुत एक्सपीरियंस है और तुझे जो तेरे डाउट्स है सब क्लियर करें, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है इस कॉलेज में। तुझे ऐसा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कॉलेज में आने के बाद कि यार मैं किस कॉलेज में आ गई। क्योंकि हमेशा एक चीज़ होती है, जिस कॉलेज में बच्चा होता है उसकी ऐसी बोलता है यार हम किस कॉलेज में आ गए, यार गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया। हमेशा ये होता है, एक लाइन तो निकलती है। और दूसरों के लिए ऐसा होता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छे कॉलेज में, ये बहुत अच्छे कॉलेज में, बट रियलिटी सबको पता होती है। तो वो चीज़ थी कि कभी ऐसे नहीं निकला मुंह से कि यार किस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस लोगों को दूर से हमेशा ये लगता है कि वो यार दूसरा ज़्यादा मज़े मार रहा है। यस पर एक्चुअली में NIF ग्लोबल में हम लोग ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को हम बेस्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करें, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इस पे हमारा हमेशा से फोकस रहा है, एंड ये हम अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बताते हैं कि आप कुछ भी करो, आपको फाइनली एक अच्छी जॉब लेनी है, आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, और जो इन्वेस्टमेंट आप ड्यूरिंग कॉलेज कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को आपको आगे निकालना भी है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, अलग अलग सिटीज़ में जाके काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स NIF ग्लोबल प्रोवाइड करता है, ये होते ही इसीलिए हैं कि स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस हो, और आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी नॉलेज जो आपने सीखी है उसको अच्छे से सामने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा एक मेमोरेबल टाइम आपके लाइफ में रहा है ड्यूरिंग द कॉलेज जिसकी वजह से आप इस कॉलेज को हमेशा ध्यान में रखोगे, याद रखोगे? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हुए हैं, बट मेरा फर्स्ट था कि जब मैंने ट्रॉफी विन करी थी ये वाली, तो मिस फ्रेशर का अवार्ड मिला था मुझे। तब मुझे लगा था कि यस वर्थ इट है कॉलेज में आना, क्योंकि इतने सारे बच्चों के ग्रुप में कि एक मिस फ्रेशर बनना, और एक जो मेरा पार्टनर था वो मिस्टर फ्रेशर बना था। तो फील होता था, 2-3 दिन तक सबने बोला हाँ मिस फ्रेशर आ गई, मिस फ्रेशर आ गई, तो एकदम स्पेशल फील हो रहा था। सारे टीचर्स भी हमेशा, वैसे तो हमेशा स्पेशल फील करवाते, बट एक वो होता है ना कि नहीं मिस फ्रेशर वाली चीज़। तो मिस फ्रेशर बनने के बाद आपको फिर और लड़कों के कॉल्स आए नहीं आए अगले दिन से? नहीं सर, मैंने उठाए नहीं। ओके ग्रेट। और एक और था, जब टीचर्स डे के दिन हमने, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम्स तो होते ही रहते थे, बट जब टीचर्स डे आया था तब हमने सारे टीचर्स को बोला था कि आपको अलग अलग रोल प्ले करना है, अलग अलग कैरेक्टर्स हमने उनको दिए थे और उनको एक्ट करना था। वो उनके ऊपर है, मतलब बॉलीवुड के कैरेक्टर्स दिए थे उनको हमने। तो सारे टीचर्स बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे। हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि हाँ टीचर्स भी कर सकते हो। एक वो होता है ना कि टीचर्स और स्टूडेंट, वो वाली चीज़ नहीं थी। वो थिन लाइन बिटवीन वाली चीज़ तो ब्रेक ही हो गई थी। और एक्चुअली ब्रेक होनी भी चाहिए। क्या होता है कि एक लेवल के बाद स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों का रेपो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तभी बच्चे फैकल्टी के साथ ओपन अप हो पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर भी कर पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डरेंगे नहीं कोई छोटी से छोटी चीज़ पूछने के लिए। एंड यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी नए बच्चे हैं वो अपनी फैकल्टीज़
आपको एटलीस्ट मतलब एक ऑनर तो दें, हाँ। पर साथ ही में उनका दोस्त बनने की भी कोशिश करें कि भाई भले ही कैसा भी कोई डाउट है, भले ही छोटा छोटा डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको क्लियर करवाएं जाके। उस दिन के बाद ही हम टीचर से ओपन हो गए थे कि नहीं, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी है तो क्लियर कर लेंगे, अच्छे से बात कर। ऐसा नहीं कि हम रिस्पेक्ट भी करते थे, ऐसा नहीं टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करना, बट हाँ। और मेन था मुझे प्राची मैम का, कि वो बहुत प्यारी लग रही थी। अभी भी मुझे वो इमेजिन है, वो रेड कलर का स्कार्फ बांध के आई थी, क्यूट से लग रहे थे मैम। और वो कुछ कुछ होता है कि अंजलि बन के आए थे, और एक मैम थे हमारे, तो वो बन के आए थे, गंगूबाई बन के आए थे। मतलब दोनों, सारे टीचर्स तो बहुत प्यारे लग रहे थे, बट दोनों दी बेस्ट तो दोनों लग रहे थे, और एक्ट भी दोनों ने बहुत अच्छा किया था। तो वो वाली चीज़ बहुत मेमोरेबल रही थी मेरी। ये दोनों चीज़ें तो अभी तक की सबसे मेमोरेबल रही है मेरी। बेहतरीन बात है। और अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको इस कॉलेज में आने के बाद ऐसे क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिले जो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू दूसरे लोगों को बताना चाहेंगे? क्या वर्कशॉप्स आपने अटेंड करी? ऐसे कौन से कोलैबोरेशंस थे जिसकी वजह से आपको आपकी आगे जो आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे NIF ग्लोबल की वजह से मदद मिली? तो साइट विजिट से भी हमें काफ़ी नॉलेज मिला है, और बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती थी, क्राफ्ट की भी होती, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसे ही होता था कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और कुछ पेंट करो, डिज़ाइन करो, पर्सपेक्टिव्स देखने होते हैं आपको, EOD POD मतलब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, तो उनको देख के बनाना है आपको, कुछ भी ड्रॉ करना है। तो पहले तो कुछ भी बना लेते थे हम, मॉडर्न आर्ट है, मिनिएचर, कुछ भी बना लेते थे। और अब ऐसा लगता था कि नहीं, एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रख के ये चीज़ बनानी है। तो वो मतलब वो थिंकिंग हमारी ऐसा थी कि आउट ऑफ द बॉक्स एक तो होता है ना कि सोच लिया हमने, ठीक है, ये बना दिया, और हम सोचने के बाद एक माइंड की सोचने की लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड भी हमें सोच के कुछ बनाना है। तो उसमें भी फैकल्टीज़ ने बहुत हेल्प करी कि तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पिंटरेस्ट को देख के सब कुछ करना है, इंस्पिरेशन ले सकते, वो अलग बात है, बट ऐसा है कि कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा कुछ भी, वो आपको सोचना है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि कुछ बियॉन्ड भी, इन चीज़ों के अलावा भी हम कुछ भी सोच सकते, तो वो एक्सपोजर भी मिले। और जब वर्कशॉप्स होती थी तो डिफरेंट मतलब अलग अलग लोग आते थे, तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ, उनसे भी बात कर कि हम कैसे बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि बिल्कुल हेजिटेशन होता है ना कि किसी, अगर कोई नया इंसान है तो उससे कैसे बात करें। तो मतलब हम फ्री हो गए थे कि आपको जो बात करनी है वो करो। तो उस टाइम वो भी लाइक लेसन था कि आप किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो। और अब वो चीज़ें भी हमें, जब हम अभी इंटर्नशिप पीरियड जब होता है हमारा, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उन लोगों से बात करी थी तो क्लाइंट से भी तो कर ही सकते हैं हम। तो वो चीज़ें यहाँ हेल्पफुल हो रही है हमारे लिए। बिल्कुल, एक्चुअली प्लान यही है कि स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा आप एक्सपोज करोगे ना अलग सर्कमस्टांसेस में, उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालोगे, तो वहाँ से वो खुद ही तैरना सीखेंगे। और वही हम NIF ग्लोबल में लोगों को करवाते हैं, और पॉडकास्ट भी उसी का पार्ट है। Yes. जैसे आपने आज पॉडकास्ट एक बार कर लिया ना, अब आपका इंटरव्यू करने का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आपने फिर आगे अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताइए। तो आपने इंटर्नशिप में क्या चीज़ें सीखी, एंड NIF ग्लोबल के थ्रू आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली या कैसे आपने खुद अप्लाई करा, उसके बारे में कुछ बताइए। NIF ग्लोबल तो सब चीज़ के लिए फ्री है। मतलब आपको खुद अगर ढूंढनी है इंटर्नशिप तो आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आपको बोलना है कि नहीं हमें इंटर्नशिप की नीड है तो आपको वो प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप। तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी वेणुगोपाल एंड एसोसिएट्स में। वेणुगोपाल सर के अंडर में मैंने वर्क किया। ही इज़ रिनाउंड आर्किटेक्ट ऑफ उदयपुर के बहुत बड़े आर्किटेक्ट। हाँ, उदयपुर के। तो मतलब वो कॉलेज में जूरी लेने आते थे। हमारा इंटरेक्शन ही उनसे ऐसे हुआ, नहीं तो ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो सकता। हमारा इंटरेक्शन ही उनसे तब हुआ था जब वो हमारी जूरी लेने आए। उन्होंने हमारे पोर्टफोलियोज़ देखे थे, तब उनको बहुत इम्प्रेसिव लगा था, क्योंकि हम सारे बच्चों के वैसे पोर्टफोलियो बहुत इम्प्रेसिव थे, बट ऐसा होता है ना कुछ कुछ बच्चों के कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव होते। तो तब उन्होंने आगे से हमें अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम मेरे ऑफिस में आओ, वर्क सीखो, क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, क्या करना होता है, प्रैक्टिकली हर चीज़ों को
तुम समझोगे तो तुम्हें जल्दी गेन मिलेगा। तो वही चीज़ वो ज़रूरी भी है। और एक्चुअली वेणुगोपाल सर के साथ मैंने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, पर जितना काम किया मुझे ये पता है कि ही इज़ अ स्प्लेंडेड पर्सनालिटी एंड काफ़ी डिटेल में काम करते हैं और बहुत ही क्रिएटिव काम करते हैं। तो ऑफिस के दौरान आपको कैसा लगा, मतलब कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखने को मिली, कुछ हैंड्स ऑन काम करने को मिला? उसके अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप जब फर्स्ट टाइम गए इंटर्नशिप के अंदर तो क्या डर लग रहा था? पहले दिन कैसा लगा? फर्स्ट दिन तो बहुत डर लग रहा था कि ऐसा था कि ऑफिस है, वो हम मेरे जितने भी कज़न्स थे वो सब बोलते थे हाँ कॉर्पोरेट लाइफ में आओ तब पता पड़ेगा। तब वो थोड़ा सा डर तो था ही कि कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे और ऑफिस वाली चीज़ में जाएंगे तो क्या होता था। तो कभी कभी डांट भी पीटती थी, कभी कभी अच्छे से सब प्यार भी करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। बट हाँ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मतलब मेन तो ऐसा है कि कॉलेज में एक बुकिश लैंग्वेज और इतना प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं मिलता है। अब ऐसा कॉलेज में ये सिखाते हैं कि क्लाइंट से कैसे इंटरेक्शन करना है, क्लाइंट से आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को। बट कॉलेज में ये हम नहीं सीखते कि आपको कारपेंटर से कैसे बात करनी है और लेबर से कैसे बात करनी है। तो वो चीज़ हम इंटर्नशिप पे सीखते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आउट ऑफ करिकुलम होती हैं एंड वो आप तभी सीख सकते हो जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। और हर इंसान अपने ऑफिस के अंदर अपने अलग तरीके से काम करता है। जैसे हमारे ऑफिस के अंदर जो भी इंटर्न्स काम करते हैं वो चीज़ें नई सीखते हैं जो वो कॉलेज में नहीं सीख के आए थे। एंड इसी के लिए इस साल से हम लोगों ने NIF के अंदर भी एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ। एंड हम लोग इस बार ये कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को कॉलेज से इंटर्नशिप में जाने से पहले ही एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जिससे कि वो लोग जब बाहर निकलें या इंटर्नशिप पे भी जाएं तो वो ऑलरेडी एक एसेट बन जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो मृद्वी, अब मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इस डिज़ाइन जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा है एंड आपने उसको किस तरीके से ओवरकम करा? वैसे तो हर एक दिन चैलेंजिंग रहता है और समटाइम ट्रांसलेटिंग क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन इनटू डिज़ाइन इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और बैलेंसिंग मटेरियल सिलेक्शन किसी भी नई चीज़ को बजटिंग में लेके आना, वही, और काम को क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करना, वही। और टाइम मैनेजमेंट, तो जब बॉस बोलता है कि आज शाम तक मिल जानी चाहिए तो वो एक टाइम का प्रेशर रहता है कि नहीं आज ये ड्राइंग ये कुछ भी करके कंप्लीट करना ही है। तो वो चीज़ चैलेंजिंग रहती है। बट ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो हर एक चीज़ की, फर्स्ट डे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि फ़र्स्ट वाली चीज़ आपको इतनी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपको। फिर उसके ये गलत लाइन हो गई है शायद। नहीं सही है। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि हाँ आप फर्स्ट टाइम एक बार सेटिस्फाइड नहीं होते और मे बी सामने वाला नहीं होता है। बट जो सामने वाला बड़ा है, जैसे बॉस बड़े, तो ठीक है वो हमें हमेशा एनकरेज करते कि नहीं तुम कर लोगी, तुम सेकंड थर्ड टाइम तो कर ही लोगी, और सेकंड थर्ड टाइम हम कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ तो ऐसे करके जो आपके सीनियर्स होते हैं अगर वो आपको एनकरेज करेंगे तो आप प्रॉपरली सारा काम कर लोगे, प्रॉपरली सारी चीज़ें कर पाओगे। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो क्लाइंट है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम ये चीज़ नहीं समझते कि क्लाइंट हैंडलिंग करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। एंड 90% ऑफ द वर्क इन द कंसल्टिंग फर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट ही चीज़ ये है कि आप क्लाइंट को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो और उसकी एक्सपेक्टेशंस को कितना मीट कर रहे हो। तो मैं ये देखता हूँ बहुत बार जो नए बच्चे आते हैं उनके दिमाग में एक बड़ी क्लाउडी फिगर होती है कि ठीक है हम तो कुछ भी कर लेंगे। क्लाइंट से बात करना भी थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ना, अपनी अकड़ में रहते हैं। हाँ वो आजकल ईगो बहुत चल गया है ना हमारी जेनजीज में कि ईगो है हमें कैसे बोल लिया ये चीज़। तो पर जब जेनजी जनरेशन मुझे लगता है काम करने जाती है तो धीरे धीरे करके तो ठीक हो जाते हैं सब लोग। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरेशन जो हम बोलते हैं कि जेनजी लोग जो है बिल्कुल अपने उसमें रहते हैं। मेरा पर्सनल फीलिंग ऐसा है कि अगर जेनजी को थोड़ी सी मेंटोरशिप मिलती है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली एज दे प्रोग्रेस वो लोग अच्छा काम करने लग जाते हैं और एक एसेट बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपका क्या कहना है? सर अभी तक आपको अच्छे जेनजी मिले। मेरी टीम में सारे जेनजी है और सारे के सारे जेनजी मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं भी उनका उतना ही ध्यान रखता हूँ और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा जेनजी जनरेशन के साथ ब्लेंड इन होकर काम करूँ। हाँ। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि कोई ये बोलेगा कि हम जेनजी के साथ काम नहीं करेंगे।
आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अभी भी मैं नहीं फील कर रही हूँ कि मैं सर के साथ बैठ रही हूँ। वो सर वाला टच नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमारा टारगेट यही है कि हम ज़्यादा सर नहीं बने लोगों के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के काम करें। और यंग लोग अगर क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि उससे हमारे को और चीज़ें करने का टाइम मिलता है। सो मृदवी, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि NIF ग्लोबल से आपको ऐसी कौन सी चीज़ सीखने को मिली, ऐसा कौन सा स्किल सेट था जो आपने अपने कॉलेज के दौरान सीखा, जिसने आपको एक अलग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए? वैसे तो बहुत सारी स्किल्स मैंने गेन करी है, बट मेन स्किल ऐसे हमारे इस फील्ड में होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो मैंने कॉलेज से सीखा है। तो मेन चीज़ ऐसा है कि मुझे याद है कि मम्मा पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, तो प्राची मैम ने बोला था, मम्मा ने बोला था कि ये मृदु तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये इतनी ओपन नहीं हो पाती है। तो प्राची मैम ने बोला नहीं कॉलेज में तो बहुत बोलती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। उसके 2-3 दिन बाद मेरी एक प्रेजेंटेशन थी विजुअल मर्केंडाइजिंग की, तो उसमें मैंने प्रेजेंट किया खुद को, और वो मैम के वर्ड्स थे ना कि नहीं ये कर सकती है। ठीक है, उससे पहले एक मेरी प्रेजेंटेशन थी, मे बी उसमें मैंने अच्छा नहीं किया होगा, बट उसके बाद जब प्राची मैम ने बोला था ना, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। और उस प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत हाई स्कोर किया था। मैं और मेरी पार्टनर थी, तो हम दोनों ने बहुत हाई स्कोर किया था। तो वो चीज़ मैंने ये स्किल तो मेन यही स्किल सीखी है, और भी बहुत सारी स्किल सीखी है, बट मेन मेरा यही है कि इंटरेक्शन कैसे करना है, आप कैसे बोलते हो किसको, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। और ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स के सामने भी आपको आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी पड़ती है, तो उस टाइम में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। बिल्कुल, एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यही लगती है कि कोई भी जब नया काम करना सीखता है तो काम करना आपको कितना ही अच्छा आता हो, पर अगर आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता अगर सही तरीके से, तो उसके सारे मार्क्स आपके कट जाते हैं, राइट। एंड एक्चुअली हम लोग NIF में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाएं जिससे कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव हों। तो रेगुलरली कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी सेंटर पे चलती ही रहती है, आपको पता ही होगा, आप तो मुझसे ज़्यादा आप उसका पार्ट हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ रेगुलरली प्लान करते रहें बच्चों के लिए, और सारे बच्चों को कोशिश करें एंगेज करने की, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बोली, जब नए बच्चा आता है तो वो बहुत चुप होता है, उसको कुछ टाइम लगता है खुलने में, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में। पर हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करा अपने करियर में, वो पहले जब आए थे कॉलेज तब बहुत चुप थे, पर धीरे धीरे करके ओपन अप हुए, अच्छी प्रेजेंटेशंस देने लगे, अच्छा काम करने लगे, और अच्छी मेंटोरशिप की वजह से दे गॉट रियली गुड जॉब्स, और अभी अपने करियर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब हम मेंटोरशिप की बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि NIF ग्लोबल के बहुत सारे सुपर मेंटोर्स भी हैं, जैसे कि गौरी खान, ट्विंकल खन्ना, अनन्या पांडे, मनीष मल्होत्रा एंड एशले रिबोसर। तो क्या आपको लगता है कि इन सब के साथ इंटरेक्ट करके या इनके सेशंस अटेंड करके भी आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, और किस तरीके से ये ग्लोबल मेंटोर्स आपकी मदद करते हैं? एशले सर के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था, 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था कनेर बाग में। तो वो फर्स्ट एक इंटरेक्शन था कि एक सेलिब्रिटी मेंटोर से हमने इंटरेक्शन किया था कि कैसे बात करते हो, और वही चीज़ है ना, प्राची मैम हमें सब चीज़ में आगे रखती है कि तुम जाओ। तो हम उनके रूम तक उनको सी ऑफ करने गए थे कि ओके सर, हैव अ ग्रेट नाइट एंड ऑल, गुड नाइट करके। तो वो भी हर चीज़ एक मेमोरेबल ही रही है मेरी इस कॉलेज में। बिल्कुल। एशले सर का वैसे भी पर्सनालिटी, पर्सोना बहुत ही सूदिंग है, एंड ही एक्चुअली हैड अ वेरी गुड सेशन। जब हमने उनको उदयपुर में इनवाइट किया था तो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था, एंड उन्होंने बच्चों को बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें बताई जो कि उनके आगे बढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एंड मेजर जो फोकस था उनका वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के ऊपर था, और ये बताने के ऊपर था कि आप जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो आपको स्पिक एंड स्पैन रहना है, अपना टू द पॉइंट रहना है, और अपने लाइफ में हर एक काम को बहुत सिंसियरली करना है। एंड एशले सर की ये ओवरऑल पर्सोना पर्सनालिटी भी ऐसी ही है। तो बहुत ही बढ़िया रहा मृदवी। अब एक
सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। सर मेरा एक रिग्रेट तो है कि मैं अनन्या पांडे वाले सेशन में नहीं जा पाई थी। तो मुझे अभी तक तो रिग्रेट रह गई कि मैं अनन्या पांडे वाले सेशन में क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे गए थे उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस बताया था कि बिल्कुल। हमने अनन्या मैम के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एंड उदयपुर के जलन हो बच्चों रही ने जब साक्षी मैम एज अ सेंटर हेड के तौर पे वहाँ पे गई थी, जब हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था NIF उदयपुर को, तो जब अनन्या पांडे ने हमारे को ये अवार्ड दिया तब उदयपुर के बच्चों ने खूब हूट भी करा था एंड इट गॉट नोटिस्ड ऑल्सो। या तो डेफिनेटली इट वाज अ मेस्मराइजिंग इवेंट एंड बहुत ही अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट ने उसको ऑर्गेनाइज करा था। तो एक्चुअली में NIF ग्लोबल का फ़ायदा यही है कि आपको एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी मिलती है। कॉर्पोरेट ऑफिस होने की वजह से आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि ग्लोबल हो जाती हैं, एंड लोकल लेवल पे कुछ चीज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ओवरऑल जो हमारी पूरी कम्युनिटी है NIF ग्लोबल सब जगह अवेलेबल है, 40 सेंटर्स हैं एंड सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत सारी हेल्प भी कर देते हैं। तो उस हेल्प की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए भी, बच्चों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप आगे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आगे बढ़ गए हैं, नेक्स्ट फेज़ की तरफ जा रहे हैं, तो अपने से यंग जनरेशन को जो इमीडिएटली 2-3 साल छोटे हैं आपसे और जो इस करियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे अपने रॉ तरीके से, मतलब बिकॉज यू जस्ट कंप्लीटेड दिस जर्नी राइट, सो आप क्या चीज़ उनको बताना चाहोगे जो उनको अपने करियर में करनी चाहिए अपने से 1-2 साल छोटे या जो लोग अब इस करियर में नए आने वाले हैं? ऑलवेज स्टे क्रिएटिव, हमेशा नई नई स्किल सीखते रहो। मतलब हर 6 मंथ में आप एक नई स्किल तो सीख ही सकते हो। और मेन चीज़ है इस फील्ड में है कि आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल होगी आप उतने ज़्यादा आपका लेवल अप होगा। और मेन है देयर इज़ नो बाउंड्री इन डिज़ाइनिंग, मतलब इस डिज़ाइन फील्ड में देयर इज़ नो बाउंड्री। अगर आपको एक एलिफेंट बनाने को दिया है और आपको पिंक एलिफेंट बनाना है तो वो भी डिज़ाइन है, वो कोई बाउंड्री नहीं है। हमने तो वो सोच रखा है कि नहीं एप्पल है तो रेड कलर का भी होगा, लेकिन एप्पल ग्रीन कलर का भी होता है, वो कभी हमारे माइंड में नहीं आता है। तो वही चीज़ है कि कुछ भी करो, बस कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। और हमेशा टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली और उस पर कंटिन्यूसली वर्क करना है, तो फिर कभी क्रिटिसिज्म मिलेगा ही नहीं। तो इतना इंटेलिजेंस एकदम से कैसे आ गया आपके अंदर? तुम बहुत बड़ा साउंड कर रहे हो। मेरे को लगा था थोड़ा सा कुछ और चीज़ बताओगे बच्चों को, पर तुमने तो बहुत बड़े लोगों की तरह बताया एकदम। सब वो थोड़ा प्रिपरेशन करके आनी होती है ना तो पर एक्चुअली में सही बात है, क्योंकि आप यंग जनरेशन को हमेशा यही बोलोगे कि दे आर नो बाउंड्रीज इन डिज़ाइनिंग। डेफिनेटली ये बात तो है, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को वाइल्ड कर सकते हो, यू कैन गो वाइल्ड विथ योर क्रिएटिविटी एंड दैट इज़ व्हाट दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट। एंड देन ऑल्सो बीइंग टेक्निकली करेक्ट। मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके इस थॉट प्रोसेस के साथ। बिल्कुल, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करो, नई चीज़ें सीखो, डेफिनेटली अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाओ। पर जो टेक्निकल चीज़ें साउंड जो आपको बनाती हैं, वो अपने साथ, सारे अस्त्र अपने साथ रखो। सर वही स्किल्स में सब आ गया है कि सारी स्किल्स करो। बिल्कुल, जो काम मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस फील्ड में कि आप ये चीज़ कर, फोटोग्राफी से लेके आपको एक पेंसिल तक, मतलब ऐसा है कि हर चीज़ ये स्किल बेस्ड ही है। ये जो करियर है वो स्किल बेस्ड करियर है। मतलब बोलना भी आना चाहिए, हाँ, आपको अच्छा फोटोग्राफी भी करनी आनी चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, और जो चीज़ आप नहीं सीख सकते हो अपने माइंड को खोल के रखो इस फील्ड में काम करने के लिए। मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। और मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, इतनी डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, ठीक है हो जाता है पर वो मैथ्स तो मेरे को लगता है अब ChatGPT हैंडल कर लेगा सर पर जोक्स अपार्ट, हाँ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। हाँ डेफिनेटली। तो बहुत मज़ा आया मृदवी ये सब बातें करके। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? मतलब आपका अब क्या प्लान है आगे? आपने NIF ग्लोबल में अपनी जर्नी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करी है एंड आई कैन सी योर कॉन्फिडेंस, राइट? मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज एंड आई हैव ऑल्सो सीन यू समवेयर इन द इवेंट्स, and what I see right now sitting in front of me is completely a different person and definitely a very confident person, and I'm happy about it.
सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years कि अब आप क्या करने वाले हो, आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो बहुत सारे कि खुद की फर्म स्टार्ट करनी है, अभी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना, और आई लिव इन ओल्ड सिटी, तो मुझे एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना है जो, क्योंकि बचपन से मैंने ऐसा देखा है ना कि गोखड़े देखे, छोटी छोटी विंडोज़ देखी है, और मेरी टेरेस से सिटी पैलेस दिखता है, तो वो रोज़ देखना, वो एक ट्रेडिशनल वाली चीज़ है, वो है दिमाग में। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न को मिक्स करके मुझे कुछ क्रिएट तो करना ही है, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली मैं इस पे वर्क करूँगी। डेफिनेटली। एंड ऑल्सो टेल मी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने करा हो जो आपको अभी बहुत मतलब दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड मेक्स यू प्राउड अबाउट योर करियर एंड दैट यू हैव करेंटली अचीव्ड, जो आपने अभी करा हुआ हो? हाँ, अभी भी किया है, और जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब वो टीम वर्क था, तो हमें ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में हमें मॉडल क्रिएट करने को दिया था फर्स्ट टाइम कि तुम्हें मॉडल बनाना है। तब हमें लगा था कि मॉडल कैसे बनाएंगे, तब हमें पता पड़ा कि अच्छा इन मटेरियल से मॉडल बनता है, तो वो मॉडल हमने बनाया। हमें उस टाइम था कि हमारा फर्स्ट मॉडल है, बस वो एक ही रूम था। फिर सेकेंड ईयर में हमें था कि हमें पूरा 3 BHK पूरा डिज़ाइन करना है, तो और हमें हमारे जूनियर्स को लेकर, मतलब हमारे जूनियर्स के साथ हमें जूनियर्स को भी बताना है कि कैसे बनता है प्रोजेक्ट, मतलब कैसे बनता है मॉडल, उनको भी थोड़ा सा गाइड करना है, पूरा प्रोसेस बताना है और उनको गाइडेंस देनी है। तो उस टाइम भी हमें था कि फर्स्ट ईयर में तो हमें था कि हमें इंडिविजुअली करना है, सेकेंड ईयर में हमें था कि टीम वर्क, की सारी टीम कैसे साथ काम करती है, क्योंकि सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस सबके अलग होते हैं। तो फिर हमें लगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तब हमने सब मिक्स करके फिर हमें था कि हमने एक मिनिमल सा 3 BHK डिज़ाइन किया था। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग था कि रात रात को जग के उस मॉडल के बारे में बात करनी, फिर छोटी मोटी दोस्तों में नोक झोंक भी होती है, फिर उससे ऐसा होता है कि और बॉन्ड स्ट्रांग होता है दोस्तों के बिल्कुल, बीच। क्योंकि एक बंदा काम करता है, बाकी लोग आराम करते हैं, वो तो होता पर है, होते सब साथ में। हाँ होते सब साथ में। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब एक ही जना काम करे, मतलब काम सब करते, बट बहुत सारा ऐसा होता है ना कि किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है, वही चीज़ होती है। तो उसमें भी हमने हमारी पोजीशन आई थी, हमने जो 3 BHK मॉडल बनाया था उसमें। और अभी रिसेंटली हमने पुष्पा आर्टिफैक्ट ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करना था, तो उसमें ऐसा था कि हमें फर्नीचर बनाना है, तो हमारा थीम था स्टारी नाइट्स थे और सस्टेनेबल मटेरियल लेना है, तो हमने टेराकोटा लिया था, जो अभी बहुत चल रहा है, मतलब हर जगह टेराकोटा पेंट, टेराकोटा के ब्लॉग्स। तो उन्होंने हमें आगे से दिए थे मटेरियल्स कि हमें क्या यूज़ करने, तो उसको लेके हमने प्रेजेंटेशंस बनाई। ऐसा नहीं कि हमें मॉडल बनाना था, उससे हमें उसको प्रेजेंट करना था, तो हमने उनको विजुअली प्रेजेंट कैसे करना है वो सब सीखा, कि विजुअल वीडियोस कैसे बनती है, वो भी स्किल में ही आता है कि कैसे आप बना सकते हो एक चीज़ को, मतलब कि कैसे आप विजुअली, आप मॉडल नहीं बना के और स्केच नहीं करके आप कैसे किसी को आगे आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो आपकी चीज़ें। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था वो, मैंने भी देखा था। हाँ, एंड इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशंस आई हैव सीन एज अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, मैं उसको बोलूँगा। यस, एंड वी वॉन फर्स्ट प्राइज, लाइक वो डेफिनेटली कैश प्राइज था 11,000 का। तो एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द जज। यस, एंड एक्चुअली में आप लोग डिजर्व करते थे वो, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और आप लोगों का जो वीडियो प्रेजेंटेशन था वो बहुत सुपीरियर था। एंड दैट इज़ व्हाट दिस होल थिंग इज़ अबाउट, जो आपने बोला, यू हैव टू गो वाइल्ड विथ योर इमेजिनेशन एंड स्टिल मेक द प्रेजेंटेशन एज स्मूथ एंड एज क्रिस्प एज पॉसिबल। सो मृथ्वी, अब मैं पॉडकास्ट के एंड पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, एंड दिस इज़ अ कैंडिड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल अलग है, अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो ये आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन भी उसी का एक पार्ट है, हाउ कंफर्टेबल आर गर्ल्स एंड फीमेल्स टू गो आउट ऑन साइट? एंड क्योंकि इसमें बहुत बार आपको लेबर से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग एजेंसीज़ के साथ आपको वर्क करना पड़ता है, तो क्या ये फील्ड एज अ फीमेल ओरिएंटेड फील्ड है? सब बिल्कुल है, क्योंकि
फीमेल हमेशा हर फील्ड में वर्सेटाइल रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि हर फील्ड में अगर विमेन है तो वो कर लेगी। विमेन यही है कि हर चीज़ कर लेती है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो फीमेल के लिए नहीं बना हुआ है। और हमेशा ऐसा है कि इस फील्ड में हाँ बोल्डनेस तो है, प्रॉब्लमेटिक तो हर फील्ड में ही रहता है। आपको ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो आपके लिए बहुत ईजी गोइंग होगा। ईजी गोइंग कुछ भी नहीं होता है। सो मृद्वी, अब हम पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर शूटिंग द फर्स्ट पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच टू यू सर। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमने हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत हमारे खुद के स्टूडेंट्स के साथ करी है एंड ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स के साथ शूट करे जाते हैं एंड वो हमारा प्लान है। मतलब वी विल बी कमिंग अप विथ अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट रिलेटेड टू टेक्निकल सेशंस, रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट हमने सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अपने खुद के स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो जानना चाहूँगा। कि आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल कि फ़र्स्ट स्टूडेंट मैं हुआ, फर्स्ट पॉडकास्ट जो हो रहा है वो भी मेरे साथ ही हो रहा है। तो मुझे हर चीज़ में स्पेशल ही फील हो रहा है अभी तक से। तो कि मतलब रात से मुझे नींद नहीं आई है कि फर्स्ट पॉडकास्ट है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मुझे एक हैप्पी फीलिंग भी हो रही, बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ मैं। एंड कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ चेंज दिखाई दिया आपको? काफ़ी जो मेरा स्टार्टिंग में जो आप पॉडकास्ट ले रहे थे उस टाइम जो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था, ठीक है आपने फ्रेंडली बहुत अच्छा आपने मुझसे एकदम फ्रेंडली बिहेव किया, बट अभी एंड में आते आते मुझे लग रहा है कि हाँ अभी मैं कि कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो आई एम रेडी उसके लिए। और हाँ मैं करती रहूँगी ऐसा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि और पॉडकास्ट मैं कर। डेफिनेटली। एंड हम यही चाहेंगे कि जैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है वैसा ही कॉन्फिडेंस हमारे सारे स्टूडेंट्स के अंदर आए। एंड NIF ग्लोबल उदयपुर इज़ कमिटेड टू मेकिंग स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी एंड टू मेक आवर स्टूडेंट्स ओवरऑल कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मृद्वी, ठीक है ना, हमने पॉडकास्ट ख़त्म कर दिया था पर फिर भी एक लास्ट सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर वन की टेक अवे जो आपको लगता है कि आप पॉडकास्ट पे बोलना चाहते हो और अपनी ऑडियंस जो भी आपको सुन रहा है उनको आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो इट पॉडकास्ट के ज़रिए? कि मेरी फैमिली में मेरा ही फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ है अभी तक और मैं फर्स्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मतलब अभी हाँ वो लेवल हो रहा है कि हाँ इंटीरियर डिज़ाइनर ही बनना है। तो मैं वो फर्स्ट वाली चीज़ मेरी स्टार्टिंग से और अभी तक एंड तक वही चलेगा कि फर्स्ट ही, कभी कुछ लास्ट नहीं है, फर्स्ट ही हमेशा फर्स्ट। एंड आपकी फैमिली इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू कि आप फर्स्ट इंटीरियर डिज़ाइनर अपनी फैमिली वेरी प्राउड। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड आई होप कि आप इसी तरीके से नई चीज़ें फर्स्ट टाइम करती जाएं और उसमें एक्सेल करती जाएं। ओके सर। सो थैंक यू एवरीवन। एंड जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे के पॉडकास्ट देखते रहिए। हम और इंटरेस्टिंग लोगों को लेके आएंगे आपके पास और ये चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखें और बच्चों के एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें सीखें, क्योंकि जो नई जनरेशन है, जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं और नई जनरेशन को सुनते हैं, दो चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच।